हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EAN। ठीक है। और EAN से कनेक्टेड है हमारे सिडविक की जो रूल है, सिडविक का जो रूल है उसे भी हम पढ़ेंगे। तो इसे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में अच्छे से समझेंगे किस तरह से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, किसी मेटल के लिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EN को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन आफ्टर आफ्टर accepting after accepting the electron pair after accepting the electron pairs from the donor atom of the ligand is called इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यानी क्या बोला है कि किसी भी जो मेटल होती है, ठीक है, उसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जब वो किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेता है, तो उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी शेल में होते कितने हैं, टोटल उसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटम के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो, वैसे तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूले से याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी है। तो मेरे पास दो मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हम इसको फॉर्मूले से बता देते हैं कि फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट मेथड कैसे होगा। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, अगर EAN के बारे में बात करें हम, तो फॉर्मूला जो होता है बेटा वो उसका क्या होगा, EAN इज इक्वल टू Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN। हालांकि सारी ही चीजें हम लोग शॉर्ट में पहले से यूज करें तो आपको पता ही चल रहा होगा मैंने क्या लिखा है, फिर भी EAN को बताने की जरूरत नहीं है। Z जो होगा वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल ऑब्वियस सी बात है, कौन है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। और ये होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। और ये उसी का ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या होगा हमारा, मेटल, ये सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एक तो ये होता है। तो इसके थ्रू हम एक बार क्या करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका अपन EN निकालते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास में एक लिखा हुआ है जैसे K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो देखो, इसके लिए हमें सिर्फ इसका EAN निकालना। EAN होता ही मेटल के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। अगर आप जानते हो कि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +2 होता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, ऑक्सीजन स्टेट को माइनस करोगे, 24 तो यही होगा। फिर 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, CN यानी कि साइनाइड हुआ और CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ ये। तो ये 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुए, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 12 हो गया हमारा। ठीक है, तो 12 प्लस यहाँ पे 24 आया था, तो कितना आया था, 36 आया था। ये ऐसा हो गया था। अब दूसरा मेथड जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड जो हमारे पास में कौन सा होगा, डायरेक्ट मेथड। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को जो भी सूटेबल हो वो कर सकते हैं यूज। ठीक है, फॉर्मूला लगा के करो या फिर डायरेक्ट करो, है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या है, K4 FeCN6, ये कर लिया आपने। करना कुछ नहीं है कि ये सोचो कि ये जो Fe है इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन क्योंकि +2 आ चुका है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 24 हो गया। साइनाइड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा हमें पास में, 12 देगा, है ना, 6 बॉन्ड बना रहा है।
तो 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 देगा, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 36 आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि उनका EN कैसा होगा। तो मैं पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आप उनको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से EAN निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे हुए, इनके आप EAN निकालने की ट्राई करिए वीडियो को रोक के, फिर इनके EAN को मैं आपके सामने सोल्व करके बताता हूँ कि इनका EAN आपको कैसे निकालना है, क्या आपके आंसर सही है कि नहीं, उसे आप चेक डायरेक्ट भी कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ के, ठीक है। चलिए, आई थिंक हो सकता है आपने लिख दिया हो। अब एक एक करके देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे आयरन दिख रहा है, आयरन का कितना है 26 होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो माइनस को इसको इससे 3 कर दो, ठीक है, और +12 क्या कर दो, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हम 12 कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। क्यों, तो लिख देते मैं 2 × 6 कर दिया हमने। तो अगर इसको देखेंगे हम तो इसमें कितना हो गया, 23 हो गया है, 23 प्लस हम 12 करेंगे कितना हो गया 35 हो गया 35। तो इसका EAN कितना हो गया हमारा 35। ये निकल है हमारे पास में, निकल के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे कितना होगा +2 आएगा। अब यहाँ पर आप करोगे तो निकल का 28 -2 हो गया, प्लस आपको ऐड क्या करना है इसके अंदर DMG बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालते हैं वो हर एक के लिए 2 काउंट होता है ना। तो अगर इस पे देखा जाए मतलब 2 बॉन्ड बनाते हैं, दोनों एटम 2 होते हैं, तो टोटल दोनों एटम तो इसके अंदर 4 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसका हो गया 26 और प्लस हमारे पास में अगर 8 हो जाए तो 26 + 8 अगर हम करें तो इसका आएगा 34, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में कितना आ रहा है 34 आ रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे करके हम आगे और चेक करते हैं। ये EDTA वाला हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है ये हमारे पास में, और कोबाल्ट में इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया जाए तो कितना आएगा हमारे पास में +3 आएगा, ठीक है। तो +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास में, कोबाल्ट का 27 है, 27 -3 किया हमने, प्लस EDTA का कितना होगा हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड इंटू अपन करेंगे 2 करेंगे, डेंसिटी 6 है इसकी। आप ऐसा समझ सकते हो इसके अंदर डेंसिटी एक जने की कितनी थी, ऊपर वाले में 2 थी, है ना। तो 2 × 2 कर लिया उसको अपन ने, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है। आगे बात समझ, मतलब उसके बाद में टोटल दोनों एटम थे, ठीक है, और डेंसिटी उसके बाद में 2 अपन ने कर ली उसको, तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसको समझ लो कि कितना हो गया हमारा 4 हो गया, है ना। डेंसिटी तो 2 है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये लिगेंड हमारे पास में एक ही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ चलिए समझ में आ गया होगा, वैसे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे हो गया हमारा 24 प्लस हम करेंगे इसको 12 करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 36, ठीक है। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। इसके अंदर हमारे पास में क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालेंगे, ये इधर +3 है तो ये इधर -3 आएगा, -3 आएगा, -2 -4 -6 -3, तो ये आया हुआ है, तो यानी कि कैसा आया हुआ हमारा +3 की वजह से ऐसा आया, ठीक है। तो क्रोमियम का कितना होता है हमारा 24 होता है, ठीक है। 24 - 3 करेंगे हम, ठीक है, प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका तो हो गया खुद की डेंसिटी, इसके पास में ऐसा गिन लो इसके पास में इलेक्ट्रॉन इसने कितने दिए, ये 2 जनों हैं, तो 2 जनों ने इलेक्ट्रॉन हर एक ने कितना दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, है ना। तो 4 तो यहीं से हो गया हमारे पास में। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता हमारा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो हमारे पास में कैसा हुआ बाइडेंटेड हो गया, तो बाइडेंटेड हो गया हमारा, तो 2 डोनर एटम है उसके अंदर और 2 लिगेंड है हमारे पास में, और डबल उसको करना ही है। इसको मैं इस तरह से करके बताता हूँ, ये मोनोडेंटेड है हमारे पास में, एक ही डोनर एटम होता है, प्रेजेंट कितना है 2 है, 2 लिगेंड है, इंटू 2 तो इलेक्ट्रॉन से करना ही है अपने को, वापस समझना। ये हमारा क्या है बाइडेंटेड है तो मैंने 2 कर लिया, ये मोनोडेंटेड है तो मैंने 1 कर लिया, हरी बातों में। ये 2 प्रेजेंट है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 प्रेजेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये 2 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास में कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पे आ गया 8 प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया, तो 12 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा 31 प्लस हम 12 करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं 26, आयरन का 26 है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज एज यूजुअल इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रेट 0 ही रहती है। 5 मोनोडेंटेड है तो 5 मोनोडेंटेड है हमारे पास में, तो -0 तो कुछ होगा नहीं ऑक्सीडेशन रेट का, तो 5 × 2 करेंगे, 10 को जोड़ लोगे तो कितना आएगा हमारा 36 आएगा। ये वाला थोड़ा ध्यान से करना, इसमें आप देखोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 24, आप ध्यान समझना। कार्बोनिल जो होगा उसमें 3 है, ठीक है, एक ही डोनर एटम है, ठीक है, और इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, ये डिफॉल्ट है हमारे पास में, है ना, ये तो 2 होता ही है, तो हम हर जगह कर रहे हैं। जो फर्क आ रहा है ना इनों के अंदर वो इसी में फर्क आ रहा है। देखो ये हमारे पास में कितना है 2 है, मोनोडेंटेड तो ये भी है,
लेकिन मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि NO जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका 24 + 6 ये हो गया 30, 30 + 6 टोटल कितना हो गया हमारे पास में 36। तो ये हमने कुछ एग्जांपल दिए थे जिसमें एक जनरल तरीके से जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी का भी आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है तो ये तरीका ही है। एक बीच में हम सिडविक का रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ मेटल कार्बोनिल ऐसे जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं उनका भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आप उनमें अप्लाई करोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम सिडविक का रूल देख लेते हैं, छोटा सा ही रूल है, उसको देख लेते हैं। फिर फाइनल, क्योंकि लास्ट में जाके हम एक बार देख लेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर जो होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर किस तरह से हम EN को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड सारे सक्सेसफुल है, लेकिन वहां वाला जो पार्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, वहां पे स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी किस तरह से होगी, ठीक है। तो आइए एक बार सिडविक के रूल को देख लेता हूँ कि सिडविक का रूल बोलता क्या है हमारे पास में, ठीक है। अब EAN का जो रूल है, EAN को एक सिडविक के रूल ने और जस्टिफाई करा हुआ है, ठीक है। सिडविक ने यहाँ पे रूल डाला हुआ है EAN के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कौन सा रूल है हमारे पास में, सिडविक का रूल ना। तो आएगा हमारा सिडविक्स रूल ऑफ EAN। अब बच्चों सिडविक का जो EAN रूल है वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होना चाहिए वो हमारा कार्बोनिल और नाइट्रोसिल है, तो उन्हीं पे ही अप्लाई होता है सिडविक का रूल। तो अगर ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है नाइट्रोसिल या कार्बोनिल का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब जिसका EAN जो होता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस के आसपास में अगर आ रहा हो, तो मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल अगर कॉन्फिडेंस रखता है तो उसकी स्टेबिलिटी बाकी सभी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे आते हैं, थोड़ा जैसे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, आप भूले नहीं, ठीक है। इट इज applicable for metal carbonyl कौन होगा, जिसमें लिगेंड हमारा कार्बोनिल होगा, CO होगा, एंड मेटल नाइट्रोसिल जिसमें हमारा NO लिगेंड होगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल ऑफ EAN, if coordination compound है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप समझ जाना कि यहाँ पे मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिल के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव EAN value equal to their nearest noble gas configuration, then it is more stable than other वही जिनके पास में EN नोबल गैस के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो स्कैंडियम होता है हमारा 3D सीरीज होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी होते हैं, अगर उनके मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल जो होते हैं उनका EAN वैल्यू हमारे पास में 36 आ रहा हो, ठीक है, तो वो सिडविक के अकॉर्डिंग क्या होंगे, हमारा ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगली सीरीज जो 4D सीरीज है हमारे पास में, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। तो यूट्रियम से लेके कैडमियम तक अगर उनके पास में इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 54 है तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। लैंथेनम से लेकर जो भी हमारा मरकरी तक है, वो अगर मेटल कार्बोनिल या मेटल नाइट्रोसिल बना रहे तो अगर उनका 86 है तो वो हमारे क्या होंगे, मोर स्टेबल कहलाएंगे। वैसे प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे बात बोलूँ
तो ये जो सेडविक वाला रूल है ना बेटा, ये थोड़ा जो अप्लाई जो देखा गया है ना, ये हमारा जो फर्स्ट जो 3D सीरीज है उस पर ज्यादा देखा गया है। ठीक है, ये आपको अच्छी बुक्स जब पढ़ोगे तब उनमें मिलेगा, बट मैंने आपको जनरल वे में समझाने की कोशिश की है कि ऐसा ऐसा हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग तो बेटर हो जाए। ठीक है, एक एप्लीकेशन पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया हुआ है। ठीक है, आप समझना यहाँ पे कि मेरे पास में वेनेडियम CO6 है ना, इसका मेटल कार्बोनिल है। अगर मैं इसका EAN निकालूंगा तो इसका EAN मेरे पास में आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अभी इसने इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही तो कम है, तो बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले बाहर से, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद क्या बन जाए, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसका EAN जो होगा हमारा वो 36 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, यानी ये खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। इसमें इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा VCO6 है, वेनेडियम का जो हमारा कार्बन है, इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा हमारा हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम जो होगा, वेनेडियम 0 जो होगा, इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। आ रही बात समझ? उसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा हुआ है, जैसे MnCO6। ठीक है, और आप अगर इसके लिए इसका देखेंगे EN जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत होगी, है ना, डोनेट करेगा यानी कि ऑक्सीडाइज होगा, है ना, इसका क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा, तो डोनेट करके इसके ऊपर MnCO6 के ऊपर कैटायन हो जाएगा, तो तब इसके पास में EN की वैल्यू कितनी आएगी, हमें 36 आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं इस जगह पे कि ये वाला कंपाउंड जो है हमारे पास में कौन सा, MnCO6, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर स्टेबल हुआ है। पहले हमारा ऐसा समझ लो, पहले ही हमारे पास में क्या था, लेस स्टेबल था। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में पहले जो था वो कैसा था, हमारे पास में लेस स्टेबल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या हो गया, हमारा मोर स्टेबल हो गया। सेम कंडीशन ऊपर वाले के लिए भी लग जाएगी, वो लेस स्टेबल था पहले, बाद में क्या हो गया, हमारा मोर स्टेबल। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हमारा कैसा होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। तो MnCO6 ये वाला कंपाउंड है ना, इज एक्ट एज कौन से एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आपको बात समझ? चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं एग्जाम्पल के। देखो बेटा, इसमें जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो यही पूछता है कि जो आपके सामने कुछ कंपाउंड दे रखे होते हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सेडविक रूल को फॉलो कर रहा है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारे सामने। ठीक है, तो जैसे कि हम इनका, आप सबसे पहले इनका EN निकाल दीजिए, है ना, वो हो सके तो आप दोनों ऊपर वाले के तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले के बोलिए, थर्ड एंड फोर्थ के मैं बता दूंगा, वैसे सिंपल ही तरीका है। हो गया, तो देखो यहाँ पे निकल है हमारे पास में, निकल का 28 हुआ, 4 लिगेंड हो गया, 4 into 2 करेंगे तो 8 करेंगे तो कितना होगा, 36 हो गया। क्रोमियम हमारे पास में कितना हुआ, 24 हुआ, 4 into 3 करना पड़ेगा इस बार आपको, क्योंकि नाइट्रोसिल है, तो कितना हो गया 12, तो ये भी हमारा कितना हो गया 36, तो ये भी हमारा EN रूल फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा EN रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आयरन जो होता है हमारा कितना होता है, 26 होता है। हालांकि आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखा जाए तो वो होता है +2 आता है, क्योंकि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो होता है वो -1 चार्ज रखता है अपने ऊपर, और ये न्यूट्रल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 24 हो गए। फिर हमने प्लस ऐड किए। आपको पता होगा कि जो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना, हमने पहले बात भी की थी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एक जना कितना देगा, हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 जना कितना देगा, हमारा 12 देगा, तो 24 + 12 जो होगा हमारा कितना होगा, 36 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें क्रोमियम के अंदर, तो क्रोमियम जो है हमारे यहाँ पे न्यूट्रल ही है, तो 24 तो वैसे ही हो गया है। ठीक है, और जो बेंजीन होती है उसके पास में भी आपको पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होती है। ठीक है, C6H6, तो 12, तो ये भी हमारे क्या हो गया 36। तो यहाँ पे जितने भी हैं सारे का सारे कंपाउंड, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे पास में EAN रूल को फॉलो कर सकते हैं। आइए सेकंड टाइप के पैटर्न को देखते हैं कि वो किस तरह से बताता है।
तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुछ कंपाउंड दे रखे होंगे, उनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि वो कंपाउंड हमारा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी को बताने के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले अपने हिसाब से सोल्व करिए, फिर बताइए आंसर क्या होगा। हो गया। अब देखो, आपको ये पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो पहले इनका EN निकाल लो। तो जैसे क्रोमियम के बाद बात करेंगे तो इसका 24 होता है हमारा, प्लस 12 इसका आ जाएगा हमारा, तो 36 हो गया। तो इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट का होगा हमारे पास में 27, ठीक है, प्लस ये 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिया हमने, है ना। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया हमने तो ये हो गया 35। तो इसको जरूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, आरी बात में इलेक्ट्रॉन गेन करके 36 बना सकता है ना। तो इसको डिमांड है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की संभावना बताता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला वाला देखते हैं। ठीक है, तो अगले वाले में देखा तो मैग्नीज है हमारे पास में, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है हमारा। ठीक है, 25 प्लस हमने 12 कर दिया है, तो कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 37। तो ये तो उल्टा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा ना, ताकि 36 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हमारा कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हमारा हो गया कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर वाला हमारा कोई भी बिहेव शो नहीं कर रहा, बीच वाला हमारा, सेकंड वाला हमारा कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट वाले को देखें, यहाँ पे निकल का 28 होता है, 28 प्लस हमने 4 लिगेंड के हिसाब से 8 किया, तो 8 को 8 किया तो 36। तो इसमें भी कोई जरूरत होने वाली नहीं है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया होता तो हम ये बोलते, रिड्यूसिंग एजेंट होता तो हम C वाला बोलते, और कोई भी नेचर नहीं होता तो हम A या D में से कोई एक आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करिएगा कि उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। एक बात तो ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, ठीक है, और उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना हो, आपको मेंशन नहीं कर रखा हो कोई लिगेंड के बारे में कि कितनी लिगेंड उसके अंदर संख्या है, तो आप बाय डिफॉल्ट मानोगे कि उसका EN क्या होगा, उसके नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैं एक कंपाउंड देता हूँ आपके सामने, FeCO(X). अब X दे रखा है, इसने प्लस Y नाइट्रोसिल को इससे रिप्लेस कर दिया हमने, है ना। हमने इसको Y नाइट्रोसिल से रिप्लेस किया है। ठीक है, और रिप्लेस करके भी फिर भी हमारे पास में जो CO है वो 2 बच गया, यानी कि जो भी X होंगे उस X माइनस हमने क्या कर दिए, X में से हमारे पास में जो भी 2 होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कह सकते हैं ना, X माइनस 2 वगैरह जो यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, समझ गए आप, रिप्लेस करके हमने Y को ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करके हमने क्या बनाया, नाइट्रोसिल बनाया, तो नाइट्रोसिल ऑब्वियसली हम यहाँ पे कितना लेंगे, Y लेंगे। तो आपको X एंड Y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैलकुलेट X एंड Y वैल्यू फॉर अबव रिएक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपके पास में ऐसे X और Y की टर्म में आपके पास में लिगेंड हो, तो आपको मान के चलना है कि उसका EN ऑलरेडी सिडबी के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको वहां पे उसको फॉलो करवा के ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिंट जरूर मिल जाएगा कि उसका EN ऑलरेडी फॉलो है, यानी कि हमारा पहला वाला कंपाउंड उसका भी EN फॉलो किया गया, सेकंड वाले का भी EN फॉलो किया गया। अगर हम देखें तो इनका EN जो आयरन का नियरेस्ट जो होता है वो 36 होता है ना। इसका भी कितना होगा हमारा 36। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड की हम बात करते हैं कि इसमें हमें X की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो X की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फर्स्ट वाले से निकालेंगे, जैसे कि FeCO(X). ठीक है, तो इसमें 36 हमारे पास में टोटल है, तो अगर निकालना है X की वैल्यू निकालने कैसे, 26 तो इसका हो जाएगा हमारे पास में। फिर X हमारे पास में क्या होगा, CO हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हम 2X कर लें यहाँ पे, इक्वल टू कितना होगा हमारा 36। तो अगर यहाँ पे हम निकालेंगे X की वैल्यू, 2X की वैल्यू निकालेंगे तो 2X तो आ जाएगा हमारे पास में 36 माइनस 26। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 10, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया। ठीक है, सिमिलर से मेथड से आप Y की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि Y को निकालना हमें, तो यहाँ पे हमारे पास में FeCO2NOY। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, वो आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना, इसका भी EN फॉलो है ऑलरेडी, तो 26। ठीक है, फिर 2 हमारे पास में कार्बोनिल है, 2 into 2 हो गया इसका, और Y
हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में नाइट्रोसिल है। अच्छा, नाइट्रोसिल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास में, फॉलोस में 3 का किया था ना, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना होगा हमारा 36 होगा। तो ये तो हो गया हमारा 30 हो चुका है, ठीक है। 30 उधर गया तो 3y इज इक्वल टू 36 माइनस 30 यानी कितना हो 6। तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपकी x तो आपके पास में कितना आ गया है 5 आ गया, और y कितना आ गया पास में यहाँ पर 2 आ चुका है, y कितना है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब एक अगला जो है हमारा जो पॉलीन्यूक्लियर जो होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल जो होते हैं उनमें हम EN कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूं, आप ट्राई करना है कि आप उनके EN जनरल मेथड से निकाल के देखना, ठीक है। फिर हम देखते हैं उनका EN एक्चुअल में होता कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक बार आप जनरल मेथड से अगर इन सभी का EN निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। अच्छा ध्यान रखना, मेटल हमारे पास में 2 है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप जनरल मेथड से ऐसे कुछ करेंगे, 2 मेटल है तो 26 का हो गया, है ना, 26 होगा ये, इसका तो 25 हो गया एमएन का। फिर आपने 10 लिगेंड है इंटू 2 किया, क्योंकि 2 मेटल है तो उनका एवरेज भी निकालोगे, है ना। तो ये आपके सामने कितना आएगा, समथिंग लाइक 35 आएगा, है ना। ऐसा ही किया जाता है, और सेम आंसर सभी के लिए क्या आएगा, सेम ही आएगा, इन सभी के लिए 35 ही आने वाला है। आप निकाल के देखो। बट अगर आप ये करोगे ना तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अब जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हो ना, तो बेटा आपको यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर के थ्रू इसको निकालना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि हम स्ट्रक्चर बनाना कैसे किए। देखो मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखे हैं आपको उन्हीं को याद रखना है। जो मैं इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा उनकी स्ट्रक्चर याद रखने, जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर आपसे एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, आपको पहले ही मैंने बात की, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फैक्ट बेस्ड होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, तो पहले से पता होती है, इनके बहुत सारे टेक्निक्स होती है इनके स्ट्रक्चर को निकालने के, तो वहां से निकाल जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि हम इस तरीके से निकाल रहे, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना काम करता नहीं है, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में तो काम कर भी जाता है, ठीक है। तो हालांकि अगर बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती है। तो जो आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर आप उसको निकाल के देखो। जैसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास में वो कौन सा है, उसी को निकालते हैं। सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो था हमारे पास में वो था हमारे पास में Mn2CO10, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, Mn2CO10 पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि एक से ज्यादा मेटल है। अब जो यहाँ पे जो Mn होती है, ठीक है, ये Mn एक दूसरे से मेटल बॉन्ड बनाएगी, मेटल मेटल बॉन्ड इनका फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा ये हमारा डेल्टा बॉन्ड होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास के अंदर कि डेल्टा बॉन्ड होता है हमारे पास में। और हर एक एमएन के पास में जो 10 होती है उनमें से 5 हर एक के पास में CO होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के पास में इसी तरह से होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ही कुछ कंपाउंड में अलग अलग होते हैं, तो वही आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके अंदर CO ग्रुप कितने होते हैं, हर एक के पास में 5 होते हैं। तो अगर आप इस तरह से निकालोगे तो आपने पहले Mn को इनके साथ में निकाल के देखा था, ठीक है। तो देखो जैसे निकाल के ट्राई करते हैं वापस से, एक बार वापस देखें तो हम Mn का इसका कितना हो गया 25 हो गया, इसके 6 लिगेंड हो गया वापस में, 1 2 3 4 5 लिगेंड हो गए, 5 का 10 हो गया। इधर भी सेम ही रहेगा हमारा, सेम ही पैटर्न रहेगा। तो उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में समथिंग लाइक कितना आएगा 35 आ चुका है। बट यहाँ पे इसमें एक मेटल का बॉन्ड भी बना हुआ है, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे पास में 2 होंगे, है ना। अब 2 होंगे तो 2 दोनों में ही आ रहे हैं, दोनों में ऐड हो रहे हैं, तो 2 का उसका क्या होगा, डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। यानी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेटल का भी क्या लिया हुआ है, डेल्टा बॉन्ड लिया है। ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है वो कौन सा लिया है, डेल्टा बॉन्ड का लिया हुआ है। तो अब करके अगर आप निकालोगे तो इनका कितना आ रहा है, हमारा 36 आ रहा है। आगे आप लोगों को बात समझ में, चलिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से अगला वाला देखिए, सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास में कौन सा है, वो है वो था आई थिंक Fe2 के साथ में CO9 होता है, Fe2CO9, ये वाला हमारा सेकंड एग्जांपल था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल। हाँ तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको इसके बॉन्डिंग का नेचर है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है। अब इसमें कुछ ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है ना। उसमें सिर्फ मेटल मेटल बॉन्डिंग था, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है। कैसा होता है, देखो एक पहली बात तो Fe के बीच में डेल्टा बॉन्ड तो होगा ही होगा, इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड होगा।
प्लस हर एक CO के पास में 3-3 कार्बोनिल ग्रुप होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और बीच में इनके पास में जो बची हुई 3 जो CO है वो इनकी बन जाएगी ब्रिज लिगेंड। क्या बन जाएगी? ब्रिज लिगेंड। आप लोगों को इसका नाम करना भी सिखाया ना मैंने, ठीक है, कर सकते हो ना। म्यू, इसमें क्या आएगा, म्यू3 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रिज लिगेंड हो गया हमारे पास में। 3 यहाँ पे क्या है, ब्रिज लिगेंड भी है। अब समझना, ये देखो फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है हमारे पास में। तो अगर आप करोगे इस तरह से, ठीक है, तो अगर आप एक साथ ही कर लेते हैं सभी का, ठीक है, कि Fe का हमारे पास में टोटल Fe2 है, तो 2 Fe इंटू 26, ठीक है। CO हमारे पास में कितना है, 9 है, 9 इंटू हमने 2 कर दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। प्लस हमें डेल्टा बॉन्ड के 2 और डालने पड़ेंगे। ये जो मैंने लास्ट में 2 रखे हैं वो कौन से, डेल्टा बॉन्ड के। और डिवाइड में हम क्या करेंगे, इनको 2 करेंगे। तो 26 वाला हो गया हमारे पास में समथिंग, ये हो गया हमारा डबल होगा तो 52, तो ये हो गया, प्लस 18 ये तो हो गया हमारा 70 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 72 हुआ, डिवाइड बाय 2 किया तो ये होगा हमारा 36। यह भी हमारा EAN हमारा आ रहा है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इस तरह की स्ट्रक्चर किसी में अलग आ रही है, किसी में अलग आ रही है, आपको पता कैसे लगा? तो बेटा ये बहुत सारी टेक्निक्स होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, इनको वहां से निकाला हुआ होता है, ठीक है। अब एक लास्ट वाला कंपाउंड है जो हमारा कौन सा था, थर्ड वाला, वो था बेटा हमारे पास में कौन सा, CO2 CO8, ठीक है। हालांकि इसके पास में 2 टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, सॉल्यूशन फेस में और सॉलिड फेस में। हालांकि उसकी जो उन दोनों ही फेस में जो स्ट्रक्चर होती है उससे इसके EN पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है कौन सा, इन सॉल्यूशन फेस, कि सॉल्यूशन में इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है, सॉल्यूशन फेस में स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट है, एंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो देखो जो सॉल्यूशन जो फेस होती है उसमें दोनों में ही, हम दोनों में बोलेंगे, दोनों में मेटल मेटल बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। बस फर्क ये होगा कि जो सॉलिड स्टेट होगा थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, हमारा आसपास में एकदम दूसरे से कंडेंस होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा 2 लिगेंड जो होगी CO वो ब्रिज लिगेंड बन जाएगी, और बाकी बची हुई हमारे पास में जो है 3 दोनों के पास आ जाएगी, 3 इधर भी आ जाएगी, 3 इधर भी आ जाएगी, 3 इधर भी आ जाएगी। तो सॉलिड स्टेट में इसके अंदर क्या होगा, ब्रिज बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। बट वही बात करें कि जो सॉल्यूशन फेस होगी उसमें ब्रिज बॉन्डिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आराम से फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के पास में 4 क्या आएगी, CO आ जाएगी, कोई भी इसके अंदर ब्रिज लिगेंड नहीं आएंगे। ऑब्वियसली बात आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि इसका सॉल्यूशन फेस में और सॉलिड स्टेट की फेस में दोनों में इसका IUPAC नेम अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज लिगेंड है, यहाँ पे ब्रिज लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके वहां पे काम आ सकते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी अगर आप निकालते हो तो डेल्टा बॉन्ड दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड तो दोनों में ही है, एक डेल्टा बॉन्ड तो है ही इनके अंदर। तो बस बाकी तरीका तो हमारे पास वही है कि कैसे करा जाएगा, कि कोबाल्ट का 27 होता है, 27 इंटू 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। प्लस कार्बोनिल हमारे पास में कितना है, 8 है, तो 2 इंटू 8, और प्लस डेल्टा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कौन सा है, डेल्टा बॉन्ड का, और डिवाइड में हमें क्या करना है, 2 करना है। तो अगर देखा जाए तो कोबाल्ट का ये हो गया हमारा 54, प्लस ये हमारे पास में कितना होगा 16, तो ये अगेन हो गया हमारा 70 हो चुका है, प्लस 2 करेंगे तो 72 हुआ, 72 डिवाइड बाई 2 किया तो इसका EAN भी हमारे पास में कितना आ गया, 36। आगे बस हमें, यानी कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो तीनों ही कंपाउंड दिए थे उन सभी का हमारा EAN वो हमारा 35 नहीं होता है, जबकि वो कितना होता है हमारे पास में 36 होता है। तीनों का EAN क्या होता है, 36 होता है, तो तीनों ही स्टेबल होती है। तो ये जो मेथड है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए था, क्या था इसके अंदर कि डायरेक्ट मेथड को आप यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हो, ऐसी चीजों के अंदर आपको उनके मेटल बॉन्ड कितने होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा EAN को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इससे पहले हमने वर्नर थ्योरी को पढ़ा था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम VBT के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले हम बॉन्डिंग की थ्योरी को अच्छे से करेंगे, देन फाइनली हम जाके आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।